हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम अभी पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स चैप्टर, जिसके अंतर्गत हमने ऑलमोस्ट 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हेलो एल्केन का सामान्य परिचय, विरेचन और रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है उन सारे वीडियोस में। आज का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के भौतिक गुण के। भौतिक गुण बेटा दो चीजों पर निर्भर करता है। पहले ही जो निर्भरता है वो है संख्या पर। अब आप बोलेंगे सर संख्या किसकी, तो बेटा संख्या दो ही चीजों की हो सकती है, कार्बन श्रृंखला की या फिर हैलोजन परमाणु की। दूसरी निर्भरता जो करेगी वो करेगी संरचना की। और जब भी संरचना की बात आती है तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं समावयवता का गुण। ठीक है, संरचना के आधार पर कौन कौन सी समावयवता हो सकती है। संरचनात्मक समावयवता जो आती है इस पे हेलो एल्केन पे, वो होती है श्रृंखला समावयवता। और दूसरा होता है स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता प्रस्तुत करती है क्रियात्मक समूह को, या क्रियात्मक समूह की समावयवता को ही बोला जाता है स्थिति समावयवता। और श्रृंखला समावयवता बोला जाता है कार्बन द्वारा निर्मित भिन्न भिन्न संरचनाओं द्वारा प्राप्त समावयवता। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर सारे गुण यानी कि भौतिक गुण निर्भर करेंगे। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है अवस्था का। ठीक है, यह आपने समझ लिया कि भौतिक गुण किस पर निर्भर करेंगे, संख्या पर और संरचना पर। ये बेसिक है, जिस बच्चे को समावयवता पता है उसे पता होगा कि कौन सा भौतिक गुण या किसका ताप कितना होगा, कितना गलनांक होगा, ठोस होगा कि द्रव्य होगा। ये सब सारी चीजें आपको समावयवता और संख्या के आधार पर पता चलती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई यौगिक है CH3X। ठीक है, अब ये X की जगह आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है। सिंगल है, कार्बन भी सिंगल है और हैलोजन परमाणु भी सिंगल है। और श्रृंखला एक ही बनेगी, सिर्फ जिसपे कि कौन सी समावयवता होगी हमारी, कौन सी समावयवता होगी बोला, कौन सी समावयवता होगी बेटा, स्थिति समावयवता भी हो सकती है और श्रृंखला समावयवता भी हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये हैलोजन कहां पर जुड़ा है। विस्तृत रूप आप देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, H H H और यहां पर X। तो उतनी बड़ी श्रृंखला नहीं है। तो ऐसी श्रृंखला यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या एक या दो हो, तो ऐसी श्रृंखला में जो अवस्था होगी, यानी हम ये कह सकते हैं इसकी अवस्था जो होगी वो होगी गैस। इसकी अवस्था जो होगी गैस। जब कार्बन और हैलोजन परमाणु की संख्या एक एक हो तो यौगिक होगा प्रमुखतः गैस ही होगा। अब जब धीरे धीरे इनकी संख्याएं बढ़ेगी, मान लीजिए कार्बन की संख्या 3 से अधिक हो जाए, मान लीजिए 3 से अधिक हो जाए, तो यहां पर जो कंपाउंड है वो हो सकता है द्रवित हो, यानी कि द्रव्य रूप में हो। एवं जैसे जैसे हम श्रृंखला में आगे बढ़ते चले जाएंगे, द्रव्य से फिर ये अवस्था परिवर्तित होगी और कंपाउंड ठोस की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं प्रथम और द्वितीय, जैसे कि मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल आयोडाइड, ऐसी संरचनाएं यदि है तो ये प्रमुखतः गैसीय होंगी। ठीक है, जिसमें कार्बन की संख्या एक हो। अब जैसे जैसे हम हेलोजन या फिर कार्बन की संख्या बढ़ाती जाए तो ये द्रव्य और ठोस में परिवर्तित होते रहेगी। ठीक है, अब दूसरा जो गुण आता है वो आता है रंग और गंध का। सबसे पहले आपको बता दूं कि सारे सारे एल्किल हैलाइड सारे एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं। सारे एल्किल हैलाइड रंगीन होते हैं, पर आयोडाइड और ब्रोमाइड सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रंगहीन वाला गुण अपना खो देते हैं, मतलब इन पर रंग आ जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, वैसे तो सामान्य रूप पे यदि इन्हें बंद करके रखा जाए, सामान्य रूप पे यदि इन्हें बंद करके रखा जाए, सूर्य का प्रकाश न पड़ने दिया जाए, तो ये सारे रंगहीन होते हैं। पर कुछ आयन जैसे कि आयोडाइड और ब्रोमाइड, ये सारे
सूर्य के प्रकाश पर रंगहीन हो जाते हैं, सॉरी रंगहीन नहीं, रंगीन हो जाते हैं। साथ ही सारे सारे एल्किल हैलाइडों पर गंध होती है, सभी की अपनी एक एक गंध होती है। ठीक है, तो ये गुण पे आप कह सकते हो कि एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, साथ ही सूर्य के प्रकाश पर रंगीन हो जाते हैं, और सब पर कुछ ना कुछ गंध होती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा है वो है विलयता। तीसरा जो टॉपिक है हमारा रहेगा क्या, विलयता, की ये कहाँ पर विलय है और कहाँ पर विलय नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जल पे अल्प विलय है। अब अल्प विलय है इसीलिए तो अल्कोहल संरचना का निर्माण हो रहा है। अल्प विलय है, जल के हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, पर वहीं कार्बनिक यौगिक की जब हम बात करें, उसे यदि हम एल्किल हैलाइड के साथ मिलाएं तो बड़ी आसानी से वो मिल जाते हैं। तो पानी में ये विलय है, पर एक बात बता दूं कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यदि संरचना CH3X है तो यहाँ पर पानी मिल सकता है, पर यह संरचना यदि बहुत सारी है, CH3, CH2, CH2, ये आगे बढ़ती चली जाए, तो जितनी ज्यादा कार्बन संख्या बढ़ते जाएगी उतनी ही ज्यादा मेहनत लगेगी पानी को इस पर मिलाने में। ठीक है, पानी इस पर विलय है, पर कैसा विलय है बेटा, अल्प विलय है। ठीक है, और कार्बनिक यौगिकों में ये मिल जाता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, यदि फिल इन द ब्लैंक में आए तो आप एल्किल हैलाइड का भौतिक गुण लिख सकते हैं कि पानी में अल्प विलय है, पर कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगी उसकी घुलनशीलता या विलयता और अधिक कम होते जाएगी। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पॉइंट जो कि है घनत्व। अब घनत्व के बारे में आपको बता दूं कि आपको आवर्त सारणी पर जाना होगा और हैलोजन परमाणु का जो क्रम है उसे देखना पड़ेगा। यदि आपने इस क्रम को याद कर लिया कि सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और फिर आता है आयोडीन, तो आप सभी को पता है जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में नीचे आते जाएंगे तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या मतलब इनका द्रव्यमान भी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा घनत्व आई का होगा, तो आप यहां पर सबसे पहले आई लिख लेंगे, और इससे कम घनत्व जो होगा वो होगा ब्रोमीन का, इससे कम होगा क्लोरीन का, और इससे कम होगा फ्लोरीन का। ठीक है, ये क्रम याद कर लीजिए, आवर्त सारणी को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ लीजिए तो आपको इनका क्रम पता हो जाएगा। ठीक है, अब सर ये तो ठीक है, आपने घनत्व बता दिया, तो सिमिलरली जैसे इनके कंपाउंड होंगे, जितनी ज्यादा इनकी मात्रा होगी उतना ज्यादा यौगिक गाढ़ा होता चला जाएगा, यानी कि गाढ़ापन जितना ज्यादा होता चला जाएगा वो द्रव्य या ठोस की ओर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आयोडोफॉर्म, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दवाई या मेडिसिन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब अब थोड़ी सी चार्ट की भी बात कर लेते हैं कि किसका कितना यौगिक का घनत्व होगा। ठीक है, इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि आयोडीन वाले कंपाउंड का घनत्व सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा ब्रोमीन वाले का, उससे कम क्लोरीन और सबसे कम फ्लोरीन का। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकी संख्या यदि बढ़ेगी तो उस कंपाउंड का घनत्व भी बढ़ते चला जाएगा। यदि इनकी संख्या कम है तो भी इनका घनत्व कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि इसका एक अणु है या एक अणु से मिलकर कोई यौगिक बना है और इसके बहुत सारे हैं, तो हो सकता है तो भी इसका ज्यादा हो और इसका कम हो। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का घनत्व कम होता है, ये आपको क्रम हमने पहले ही बता दिया। जैसे यदि हम यहाँ पर एक यौगिक लें जिसका नाम है CH2H5Cl, यहाँ पर दूसरा यौगिक हमारा होगा CH2H5Br, दूसरा तीसरा यौगिक है CH2H5 आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम क्रमशः जाएं तो इन भाई साहब का सबसे कम होगा, इनका थोड़ा ज्यादा होगा, इनका थोड़ा सा ज्यादा होगा और इनका
सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का घनत्व सबसे ज्यादा है। इसमें यदि हम फ्लोरीन ऐड करें तो हो सकता है सबसे कम फ्लोरीन का हो जाए। वहीं यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक की संख्या हर बार बराबर है, हमने सिर्फ हेलोजन परमाणु को बदला है। ठीक, अब इससे एक और एग्जांपल देखने को मिल सकता है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर CH3Cl हो, फिर हम कर दें CH2Cl2 कर दें, और आखिरी में कर दें अब तो CHCl3 हो जाएगा, और लास्ट में कर दें CCl4। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या एक ही है, पर हमने हेलोजन परमाणु की संख्या बढ़ा दी। तो इस कंडीशन पे भी आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जो घनत्व है कार्बन का तो सिमिलर रहेगा, बढ़ कौन रहा है? हमारा हेलोजन परमाणु। तो हेलोजन परमाणु के बढ़ने से इन पर घनत्व क्रमशः बढ़ते जाएगा, और यदि यहां से आए तो ये इधर की तरफ बढ़ते चला जाएगा। अब क्रमशः मैं एक एक के आपको लिख के बता देता हूँ कि इसका घनत्व कितना होगा। तो चलिए नोट करते हैं। होगा 1.5, इसका होगा 1.4, इसका होगा 1.3 कम। इसका यदि हम बात करें तो ऑलमोस्ट इसके आइट साइड पे, जैसे कि हम यहाँ देखें कि हर बार पॉइंट में कमी आते चली जा रही है, और कितने की कमी आ रही है? 10 की। तो हो सकता है इसका सबसे कम हो, 0 के नियर बाय हो और 1 से बहुत कम हो। यदि यहाँ पर गैसिंग लगाई जाए तो इसका 0.30 या 0.38 के आसपास होगा। ये होगा इनका घनत्व। यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, जो कि हमारा इस सेशन का लास्ट होगा, जिसमें हम बात करेंगे क्वथनांक एवं गलनांक की। त्रिज्याए गलनांक व क्वथनांक की। तो आप सभी को पता है कि सबसे कम गलनांक व क्वथनांक गैस पदार्थ का होता है, फिर द्रव्य का, और सबसे ज्यादा होता है ठोस का। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड जब मैंने आपको अवस्था समझाया था, तो आप ये कह सकते हैं कि यदि कार्बन की संख्या ज्यादा हो या हेलोजन परमाणु की संख्या ज्यादा हो सकता है जो यौगिक हो वो ठोस हो, और ठोस को गलाने में सबसे ज्यादा ताप या ताप की ही आवश्यकता होती है। दाब की तो हम बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर कंपाउंड में जितने ज्यादा कार्बन होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CH है, इसका होगा सबसे कम, यानी कि नॉर्मली इसका कम होगा। फिर यदि हम यहाँ पर कार्बन की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दें तो हो सकता है इसका ज्यादा हो सकता है नहीं, इट्स नेसेसरी या अनिवार्य रूप से ज्यादा ही होगा। अब कार्बन की संख्या हम और ज्यादा बढ़ा दें तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की संख्या में जैसे जैसे हम वृद्धि कर रहे हैं, गलनांक तथा क्वथनांक में भी वृद्धि होते चली जाएगी। ठीक है, ये तो सर कार्बन संख्या के आधार पे आपने बता दिया। अब बात करते हैं हम हेलोजन संख्या के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर भी वही रूल लागू होता है। यदि आयोडीन है तो सबसे ज्यादा गलनांक होगा, उससे कम ब्रोमीन भाई साहब का, उससे कम क्लोरीन, और सबसे कम फ्लोरीन का। ठीक है, यही रूल रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर आई है तो इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, और फ्लोरीन है तो सबसे कम हो जाएगा। निर्भरता किस पर है? कौन सा कंपाउंड, यानी कि कौन सा हेलोजन जुड़ा हुआ है और कितने कार्बन है। अब इसमें एक और चीज निकल के आती है, जो कि है समावयवता। ठीक है, समावयवता से कैसे कि मान लीजिए एन वाली श्रृंखला है। एन वाली श्रृंखला मतलब कार्बन कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। यहां पर यदि हम उदाहरण लें ब्रोमोब्यूटेन का, या एन ब्यूटिल ब्रोमाइड का, तो इसका क्वथनांक हो सकता है सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये सीधी श्रृंखला में कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका जो क्वथनांक है वो 375 के होता है। अब मान लीजिए यही श्रृंखला आइसो के रूप में हो। आइसो के रूप में मतलब इसी श्रृंखला को हम कुछ इस प्रकार से लिख दें, CH3CH, यहाँ पर फिर से हमारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर कर दें CH3। तो हो सकता है इसका क्वथनांक गिर के 364 पर आ जाए। ठीक है, ये आइसो का हो गया। यहाँ पर समावयवी गुणों की हम बात कर रहे हैं। पहले हमने जो बात करी थी वो हेलोजन परमाणु के बारे में हेलोजन परमाणुओं के बारे में बात करी थी कि हेलोजन परमाणु कौन सा है। ठीक है,
अब यदि यही श्रृंखला नियो वाली श्रृंखला बन जाए, मतलब कि क्या सर, यहाँ पर CH3 हो, ठीक है, यहाँ पर C हो, नीचे की तरफ Br जुड़ा हो, ऊपर की तरफ कार्बनिक समूह जुड़ा हो और इधर हो CH3, तो हो सकता है इसका क्वथनांक मिल के 364 की जगह 346 के का हो सकता है। यदि सीधा समवायी गुण या सीधी श्रृंखला कोई बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एन श्रृंखला है, तो उसका क्वथनांक व गलनांक सबसे ज्यादा होगा। मान लीजिए यहाँ पर Br की जगह पर आयोडीन है, तो हो सकता है ये और बढ़ जाए, और यदि यहाँ पर फ्लोरीन है तो हो सकता है ये सबसे कम हो। इट्स डिपेंड कि कौन सा हैलोजन परमाणु और कौन सी समावयवता का गुण प्रदर्शित हो रहा है इस संरचना में। आई होप सो आपको चीजें थोड़ी सी आसान लगी होगी। यदि हम थ्योरी की बात करें तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी आप मेरे साथ लिख सकते हैं। ये लिख लीजिए, ये तो क्वथनांक व गलनांक की हो गई कि ये निर्भरता हैलोजन परमाणु कौन सा जुड़ा है और कितना जुड़ा है और उसकी संरचना कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है क्या, क्वथनांक एवं गलनांक। तीन चीजें मैंने आपको बोली, इसके तीन बेसिक पॉइंट है कि कौन सा हैलोजन परमाणु जुड़ा है, कार्बन की संख्या या हैलोजन की संख्या कितनी है, और दूसरा इनकी संरचना कैसी है, ये सीधी संरचना में है, ये आइसो वाली संरचना में है, या फिर ये नियो वाली संरचना में है। इस बात पर भी क्वथनांक एवं गलनांक निर्भर करता है। सेम घनत्व की भी बात कुछ इसी तरह से सिमिलर है। स्टार्ट विथ बेसिक। यदि मोनो एल्किल हैलाइड है या मोनो हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन मतलब C एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, या फिर प्राथमिक हेलो एल्केन है, मतलब एक कार्बन, एक R समूह, एक H समूह और एक हैलोजन। तो इस वाली संरचना में हम कह सकते हैं कि ये जो अवस्था होगी ये गैसीय अवस्था होगी। अब जैसे जैसे इनकी संख्याएं बढ़ते जाएगी, चाहे वो R की हो या फिर हैलोजन परमाणु की हो, इस अवस्था में वो यौगिक या तो द्रवीय होता चला जाएगा या फिर ठोस होता चला जाएगा। इट्स डिपेंड कि कितने हेलो एल्केन है, सॉरी कितने हैलोजन परमाणु हैं और कितने कार्बन परमाणु हैं। रंग की यदि बात करें तो सभी कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। कब तक, जब तक उन पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े। यदि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये जो रंग है ये रंगहीन की जगह रंगीन हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्पेशली आयोडीन या आयोडाइड की बात करें और ब्रोमाइड की बात करें, ये दोनों सूर्य के प्रकाश के साथ रंगीन हो जाते हैं। आगे यदि हम बढ़े फिर से, इसमें गंध की बात करें तो सारे में अपनी एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। विलेयता, ये जल में अल्प विलय है, जल में अल्प विलय है, मतलब कि यदि कम हो, जैसे कि मोनोहेलो एल्केन हो या प्राथमिक एलो एल्केन हो, इसमें अल्प विलय होंगे। पर जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाएगी, विलयता में उतनी ही कमी आते जाएगी। किसके साथ, पानी के साथ। पर यदि कार्बनिक यौगिक है तो घुलनशीलता में ये बहुत अच्छे से घुल जाते हैं। किस पर, कार्बनिक यौगिक पर। घनत्व की बात करें तो टोटल जो निर्भरता है वो है हैलोजन परमाणु पर, ये कितने हैं और कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है ब्रोमीन का, उससे कम होता है क्लोरीन का और सबसे कम होता है फ्लोरीन का, ठीक है। यदि ये 3 है और ये 1 है तो सबसे ज्यादा इसका होगा। अब मान लीजिए ये 1 है और ये 3 है, तभी भी हो सकता है सबसे ज्यादा आयोडीन का ही होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, यानी कि इसके परमाणु का द्रव्यमान ज्यादा है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझने की यदि आप कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। उसके बाद में क्वथनांक एवं गलनांक में भी सिमिलर चीज है। जो चीज ठोस होती है उसे गलाने में ज्यादा टाइम लगता है, पर वो क्या नहीं होना चाहिए, ड्राई आइस नहीं होना चाहिए, जो कि सिंपल ही सामान्य बात, रूम टेम्परेचर में ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ये एक तरह का अपवाद है। पर यदि हम कार्बनिक यौगिक की बात करें, यानी कि हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो उसमें
ठोस यानी कि कोई कंपाउंड आयोडीन से मिलकर बना है और उसमें आयोडीन और कार्बन की मात्रा ज्यादा है, तो वो हो सकता है ठोस हो और ठोस का गलनांक ज्यादा हो। ठीक, ये पहला गुण कि कार्बन की संख्या कितनी है, दूसरा है हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, और तीसरा है कि उनकी संरचना कैसी है। यदि सीधी श्रृंखला में सारे परमाणु जुड़े हैं तो हो सकता है उसका क्वथनांक और गलनांक सबसे ज्यादा हो, आइसो का उससे कम होता है और सबसे कम होता है नियो का। ये एक तरह का सिंपल एंड स्वीट वीडियो था जिससे आपको भौतिक गुणों के बारे में एक बेसिक आइडिया हो गया होगा बिना किसी कंफ्यूजन के। यदि हो भी गया होगा तो थोड़ा थोड़ा रोक कर आप देख सकते हैं। अब अगले वाला जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे पॉली हेलो एल्केन्स की, मतलब कि कार्बन की संख्या एक रहेगी पर इसमें जो हेलोजन परमाणु हैं उनकी संख्या दो या दो से अधिक हो सकती है। ऐसे यौगिकों को हम कह सकते हैं पॉली हेलो एल्केन, जिसके अंतर्गत आते हैं फ्रीऑन, ठीक है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फिर आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ऐसी जो चीजें हैं उन्हें हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद में फिर से हमारा चालू हो जाएगा क्या, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो बेटा प्लीज एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, और नींद आ रही होगी तो आई एम सॉरी। केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर जो कि बिलोंग करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, थोड़ा सा बोर तो करता ही है पर आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा भी समझ आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन पर हमारी कमियों को जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं हमारी टीम एक्सपैंड हो, हम और जल्दी जल्दी वीडियो लाते रहें, तो हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करिए ताकि टीम बढ़े और वीडियोस जल्दी जल्दी आए। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। राधे राधे।